हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे ट्रांसफार्मर का जो चैप्टर होता है उसका इम्पॉर्टेंट वन लीनियर क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम में जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट इनसे आईटीआई पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके दोस्तों, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्मरणीय तथ्य मतलब कुछ याद करने योग्य तथ्य है। पहला है, किसी ट्रांसफार्मर में संधारित्र लोड के लिए वोल्टेज नियंत्रण ऋणात्मक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बटा फुल लोड वोल्टेज गुणे 100 होता है। तो दोस्तों अगर लैगिंग रहेगा यानी कि एक रहेगा दो रहेगा तो जो वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज रेगुलेशन होगा वह पॉजिटिव होगा, लेकिन निगेटिव रहेगा यानी जीरो रहेगा या फिर निगेटिव में रहेगा या संधारित्र में रहेगा तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वह निगेटिव होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट है, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसफार्मर में फेराइड कोर का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध होता है। तो यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका उच्च हाई आवृत्ति वाले जो कोर होते हैं ट्रांसफार्मर होते हैं उसमें फेराइड के कोर बनाए जाते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है, वास्तव में ट्रांसफार्मर एक बूस्टर की तरह कार्य करता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है, स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए सीटी लगाई जाती है। सीटी का फुल फॉर्म दोस्तों करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है। और एक होता है पीटी। पीटी माने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो स्टार स्टार ट्रांसफार्मर की सुरक्षा के लिए सीटी लगाई जाती है जो डेल्टा डेल्टा में जुड़ा रहता है। ठीक है, याद रखेंगे। आगे है पॉइंट, ट्रांसफार्मर के साइज आवृत्ति पर निर्भर करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो साइज होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ के होता है, यानी साइज अगर बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। ठीक है, यानी हमारा जितना कम फ्रीक्वेंसी होगा उतना बड़ा हमारा ट्रांसफार्मर का साइज होगा। इसको भी आप याद रखेंगे। आगे देख सकते हैं, जो यदि ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एफ है तो उसकी साइज छोटी होगी। ठीक है, यानी आवृत्ति अगर ज़्यादा है 100 हर्ट्स है तो उसकी साइज छोटी होगी उस ट्रांसफार्मर की। यानी 25 हर्ट्स वाला ट्रांसफार्मर और 100 हर्ट्स वाले ट्रांसफार्मर में कौन बड़ा होगा? तो 25 हर्ट्स वाला ट्रांसफार्मर बड़ा होगा क्योंकि इसकी साइज बड़ी होगी। ओके, याद रखेंगे। आगे है पॉइंट, फुल लोड पर शक्ति ट्रांसफार्मर की दक्षता अधिकतम होती है। याद रखेंगे दोस्तों, जो फुल लोड पर जो ट्रांसफार्मर जो पावर ट्रांसफार्मर होती है उसकी दक्षता अधिकतम होती है। तो पावर ट्रांसफार्मर नियरली इसका फुल लोड होता है, इसका रेशियो 1:1 का होता है। याद रखेंगे। आगे है, एक सोलेनाइड दो कुंडलियों का प्रयोग करता है। इसकी वाइंडिंग पुल इन और होल्ड आउट कहलाती है। ठीक है। आगे है, यदि दो ट्रांसफार्मर समांतर में प्रचालित हैं तो यह प्रति इकाई प्रतिबाधा के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। ठीक है, इम्पीडेंस के आधार पर लोड का सहभाजन करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। और दोस्तों जो ट्रांसफार्मर का समांतर प्रचालन है तो फ्रीक्वेंसी आपका समान होनी चाहिए दोनों ट्रांसफार्मर की। फेज सीक्वेंस समान होना चाहिए। ठीक है, पोलरिटी मस्ट भी सेम होना चाहिए और इम्पीडेंस भी समान होना चाहिए। याद रखेंगे। आगे है पॉइंट, समांतर प्रचालन के लिए संभव 3 से 3 फेज ट्रांसफार्मर का संबंध क्या होता है? डेल्टा स्टार से स्टार डेल्टा हो सकता है। ओके। अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर रेटिंग को आमतौर पर VA यानी वोल्ट एम्पियर में भी व्यक्त किया जाता है। दोस्तों बड़ा ट्रांसफार्मर रहेगा तो KVA में व्यक्त किया जाता है, किलो वोल्ट एम्पियर। छोटा ट्रांसफार्मर रहेगा तो VA में भी व्यक्त किया जाता है। ठीक है। आगे है, स्टील लेमिनेशन का प्रयोग सिलिकॉन अंश नियंत्रित करके ट्रांसफार्मर की हिस्टैरिसीस हानियाँ कम की जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो सिलिकॉन स्टील होता है, सिलिकॉन होता है, इसका कुछ अंश कोर में मिला के हम हिस्टैरिसीस लॉस को कम करते हैं। आगे है पॉइंट, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन कॉयल स्टेप अप ट्रांसफार्मर की तरह कार्य करता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, आजकल शक्ति ट्रांसफार्मर में कोल्ड रोल कोर ओरिएंटेड यानी CRGO बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। CRGO का फुल फॉर्म पूछता है तो याद रखेंगे, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड सिलिकॉन स्टील होता है।
लेमिनेशन का प्रयोग अधिकतर किया जा रहा है, किसमें? शक्ति ट्रांसफार्मर में, पावर ट्रांसफार्मर में। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर का शक्ति गुणक सदैव उस पर लगी मशीनों या अन्य लोड पर निर्भर करता है, ठीक है, जबकि प्रेरण मोटर का निर्धारण किलोवाट या एचपी में लिखा जाता है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि उसका शक्ति गुणक स्वयं उसके अपने लोड पर निर्भर करता है। कुल मिला जुला के ट्रांसफार्मर का जो पावर फैक्टर होता है वह जो लोड कनेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। पॉइंट अगला है ट्रांसफार्मर पर खुले परिपथ परीक्षण द्वारा कोर या लौह हानियां ज्ञात करते हैं और लघु परीक्षण परीक्षण द्वारा कापर लॉस ज्ञात करते हैं। इसको आप याद रखेंगे, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ओपन खुला परिपथ है वह लौह हानियां ज्ञात करते हैं और जो लघु यानी शॉर्ट परिपथ है, शॉर्ट सर्किट है, तो उसके द्वारा ताम्र हानियां ज्ञात करते हैं। आगे दोस्तों यह भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर हेतु एक अच्छे इंसुलेशन तेल का न्यूनतम फ्लैश ओवर बिंदु 140 डिग्री सी होता है, ठीक है, होना चाहिए। दोस्तों न्यूनतम फ्लैश ओवर बिंदु, फ्लैश ओवर क्या होता है? तो वह मिनिमम बिंदु जिसपे चिंगारी मतलब डिबरी आयल में क्या हो, करंट प्रवाहित हो जाए या फिर आयल जल जाए उससे ऊपर, तो वह कितना होता है? 140 डिग्री से होता है। अगर इससे ऊपर होगा तो वह इंसुलेटर की तरह न कार्य करके कंडक्टर की तरह भी कार्य कर सकता है या फिर जल सकता है। ओके, अगला है पॉइंट ऑटो ट्रांसफार्मर ताम्र की बचत के लिए प्राय प्रयोग किए जाते हैं, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर नियमन ट्रांसफार्मर यानी रेगुलेटिंग ट्रांसफार्मर के रूप में बहुत उपयोग किए जाते हैं। ट्रांसफार्मर में भंवर धारा हानि का एक फार्मूला याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पी बराबर के ई बी स्क्वायर एम एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी, और मात्रक वाट होता है या जूल प्रति सेकंड। और दोस्तों जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है उसका भी आप याद रखेंगे फार्मूला, पी एच बराबर के एच बी पावर 1.6 एफ भी वाट होता है। ये दोनों फार्मूला आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन। दोस्तों अगर वोल्टेज रेगुलेशन ज़्यादा है तो हमारा जो क्या होगा, आउटपुट पुअर होगा, ठीक है। अगर दोस्तों वोल्टेज रेगुलेशन कम रहेगा, जितना कम रहता है उतना वोल्टेज का जो फ्लक्चुएशन होता है वह कम होता है। ओके, तो अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए अच्छे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए वोल्टेज रेगुलेशन कम से कम होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें दिया कंडीशन फॉर मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए tan फाई टू बराबर R2/X2 होता है। फार्मूला आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों कंडीशन ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन के लिए क्या होगा, tan फाई टू X2/R2 होता है, ठीक, इसका उल्टा होता है। तो मिनिमम के लिए R को ऊपर रखेंगे और मैक्सिमम के लिए X को ऊपर रखेंगे। ओके, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर क्रिया में अल्टरनेटिंग चुंबकीय फ्लक्स की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट है आदर्श ट्रांसफार्मर हेतु वाइंडिंग में किसी भी साइड प्रतिरोध नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर रहता है तो प्राइमरी सेकेंडरी किसी भी साइड ओमिक लॉस नहीं होना चाहिए। ओके दोस्तों, पॉइंट अगला है ट्रांसफार्मर के कोर फ्लक्स मुख्यतः सप्लाई वोल्टेज और आवृत्ति पर निर्भर करते हैं। अगला है पॉइंट नो लोड पर पावर ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर लगभग 0.25 से 0.35 होता है नो लोड पे। अगला पॉइंट है एक लोडेड ट्रांसफार्मर का म्यूचुअल फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का रिलक्टेंस परिवर्तन करके परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। अगला पॉइंट है एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्षरण फ्लक्स बढ़ने से घटता है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज क्षरण फ्लक्स, दोस्तों जो लीकेज फ्लक्स होती है, तो अगर सेकेंडरी टर्मिनल में वोल्टेज लीक हो रहा है तो घटता है उसका एफिशिएंसी। अगला पॉइंट है प्राइमरी से सेकेंडरी पर जो पावर ट्रांसफर होनी चाहिए वह प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में चुंबकीय युग्मन से निर्भर करती है, यानी प्राइमरी में जितना मैग्नेटिक इंड्यूस होगा उतना सेकेंडरी में जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है ट्रांसफार्मर के ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा कोर हानि और उत्तेजन धारा का परिमाण ज्ञात किया जाता है, याद रखेंगे।
अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर का वोल्टेज नियमन यानी वोल्टेज रेगुलेशन अग्रगामी लीडिंग शक्ति गुणांक पर निगेटिव होता है। याद रखेंगे, लीडिंग पावर फैक्टर जो होता है उस पर ऋणात्मक होता है और पश्चगामी लैगिंग पावर फैक्टर पे धनात्मक होता है। ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, ट्रांसफार्मर की दक्षता अप्रत्यक्ष रूप से ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। अगला पॉइंट है, लोड की स्थिति में दो समांतर ट्रांसफार्मर की दक्षता बैक टू बैक टेस्ट द्वारा ज्ञात की जाती है। ठीक है, लोड की स्थिति में। पॉइंट अगला है, ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में होती है, याद रखेंगे। अगला पॉइंट है, आसमानी बिजली से बचाने के लिए लाइटनिंग अरिस्टर व हार्न गैप का प्रयोग किया जाता है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है दोस्तों, ट्रांसफार्मर में गुंजन रब का मुख्य कारण चुंबकीय विरूपण है। ठीक है, कहने का मतलब है जिसमें ट्रांसफार्मर में जो हमिंग साउंड आता है तो उसका मेन कारण क्या होता है, मैग्नेटो स्टेक्शन होता है। लेकिन वाइंडिंग, कभी कभी वाइंडिंग का जो नट बोल्ट होता है ढील होता है तो भी बहुत ज़्यादा साउंड होता है। ठीक है, तो उसका मेन कारण चुंबकीय विरूपण मतलब मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन होता है। अगला पॉइंट है, उपभोक्ता से सीधे जुड़ा ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है जो प्रायः 11 केवी इंटू 400 वोल्ट में चेंज करता है। अगला पॉइंट है, किसी ऑटोमोबाइल का इग्निशन ऑयल स्टेप अप होता है तो रिपीटेड है। पॉइंट अगला है, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य नमी को सोखना होता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, ट्रांसफार्मर में ब्रीदर जो होता है सिलिका जेल होती है, इसका प्रयोग किया जाता है। जब वेल कंडीशन होता है सिलिका जेल तो ब्लू होता है, नीला होता है। जब मॉइस्चर सोख कर खराब होता है तो गुलाबी कलर हो जाता है, याद रखेंगे। आगे है, ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता। अधिकतम दक्षता के लिए पी कॉपर लॉस बराबर आयरन लॉस के बराबर होना चाहिए। ठीक है, यानी लौह हानि ताम्र हानि के जब बराबर होगा तो ट्रांसफार्मर में अधिकतम दक्षता होगा। पॉइंट अगला है, यदि ट्रांसफार्मर की रेटिंग समान हो तब जिस ट्रांसफार्मर की आवृत्ति अधिक होगी उस ट्रांसफार्मर का साइज कम होगा। ये तो शुरू में बताए हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि साइज जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एफ के होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर का वन लीनियर क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपका एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह हम सभी चैप्टर का जितने भी बिहार पीसीएल एग्जाम में चैप्टर आने वाले हैं उसका स्टेप बाय स्टेप सभी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराएंगे। देन उसके बाद एक वन लीनियर क्वेश्चन कराएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।